अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। एक तरफ हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुबाहिस जारी हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसवदा तैयार हो गया है। ज़राए के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि शादी को लेकर सभी मज़ाहिब के लिए यकसा इंतज़ाम हो और साथ ही कमेटी ने पर्सनल लॉ के कसरत अज़वाज पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है। कमेटी का कहना है कि कसरत अज़वाज में ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है। कमेटी के रुकन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसवदा तैयार है और कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप देगी। उन्होंने बताया कि 63 मरतबा कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। कमेटी ने लोगों और सियासी पार्टियों से भी इस बारे में मशवरा लिया। साथ ही उत्तराखंड के दिल्ली में रहने वाले लोगों से भी सलाह मशवरा किया गया। रंजना देसाई ने कहा कि कमेटी ने सभी तरह के नजरियात पर और रियासत की सभी रिवायात पर गौर किया। बताया जाता है कि कमेटी के मुताबिक सभी मज़ाहिब की लड़कियों की शादी की उम्र यकसा तौर पर कम से कम 18 साल की जाए। मुस्लिम मज़हब में बालिग होने पर लड़कियों की शादी करते हैं, जबकि लड़कियों के लिए शादी की तय उम्र 18 साल है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सभी मज़ाहिब में शोहर बीवी के लिए बच्चा गोद लेने का अमल आसान किया जाए। साथ ही कमेटी ने कहा कि मिल्कियत पर जिनसी बराबरी लाई जाए, यानी सभी मज़हब में बेटे के अलावा बेटी जो कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा हो, वालिदैन की कमाई, मिल्कियत और विरासत की मिल्कियत में बराबर के शिराकतदार हों, जबकि बेटे की मौत होने पर उसकी बेवा का हक होगा। मणिपुर में 3 मई से जारी तशद्दुद के बीच जुमे की सुबह इस बात की चर्चा हो रही थी कि वज़ीर आला एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वो दोपहर 3 बजे गवर्नर अनुसुया उइके से मुलाकात अपना इस्तीफा सौंपने वाले थे। हालांकि अटकलों के बीच सैकड़ों खवातीन इंफाल में राजभवन के सामने पहुंची। खवातीन ने मांग की कि बीरेन सिंह इस्तीफा न दें, बल्कि तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। शाम 4:01 पर एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा कि इस मोड़ पर तो मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। यानी बीरेन सिंह ने साफ कर दिया कि वो वजीर आला की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीनियर वजीर ने दावा किया कि वजीर आला एन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना मन बदल लिया। बीरेन सिंह गवर्नर हाउस के लिए निकल रहे थे, लेकिन अपने घर के बाहर हामियों के मुजाहरे को देखने के बाद वो वापस लौट आए। बीरेन सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने ह्यूमन चेन बनाया और कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके सीएम इस्तीफा दें। उनके इस्तीफा की एक कॉपी भी तब फाड़ दी गई जब 2 वजीर इसे लेकर सीएम हाउस के बाहर आए और उसे मुजाहरा कर रही खवातीन को सौंपा। इससे पहले मणिपुर के मकामी लोगों ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सीएम इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सियासी उथल पुथल चल रही है। वहीं मणिपुर में जुमेरात को हुई गोलाबारी में 3 लोगों की जान चली गई है। तशद्दुद के 2 वाक़यात में से एक जुमेरात की सुबह 5:30 बजे कांगपोकपी जिले में पेश आया। यहाँ हथियारबंद लोगों ने गोलाबारी की। इस वाक़े में 2 लोगों की जान चली गई। लोगों ने लाशों को लेकर सीएम हाउस तक जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इसके अलावा जुमेरात की शाम को ही तशद्दुद की जांच कर रहे एक पुलिस एहलकार की भी गोली लगने से मौत हो गई। वहीं कुछ तशद्दुद करने वालों ने बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला करने की कोशिश की। For your cooperation and guidance during the past few months. With regards, yours sincerely, N. Biren Singh, Madam Governor. Kasi ako kano lagi na nupila tagi apa apoy segala nanti.
ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯂꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से अपने अजीजों को खोने वाले और अपने घरों से बेदखल रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों की हालत दिल दहला देने वाली है और रियासत में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। आज राहुल गांधी ने मणिपुर में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्होंने रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से बातचीत की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने कहा कि अपने प्यारों और घरों को खोने वाले लोगों की हालत ज़ार को देखना और सुनना दिल को दहला देने वाला है। मैं जिस भी भाई बहन और बच्चे से मिलता हूं उसके चेहरे पर मदद के लिए इल्तिजा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि मणिपुर में अब सबसे अहम चीज़ लोगों की ज़िंदगियों और माश को महफूज बनाने के लिए अमन की बहाली है। हमारी तमाम कोशिशों को इस मकसद की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, थोड़ी कमी है, तो सरकार को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए मैं करने के लिए सर मणिपुर तो चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति। सर मणिपुर इशू पार्लियामेंट में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने जुमे के रोज मरकजी हुकूमत के हुक्म के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की पिटीशन खारिज कर दी। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के मरकजी हुकूमत के अहकाम को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि ट्विटर को हुकूमत के अहकाम पर अमल करना चाहिए था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माना 45 दिन के अंदर दाखिल करना होगा। अगर नहीं भरा तो इस मियाद के बाद हर दिन 5,000 रुपये और देने होंगे। अदालत को वजह भी नहीं बताई गई कि मरकज का ट्वीट ब्लॉक करने का हुक्म क्यों नहीं माना गया। कोर्ट ने कहा कि आप एक मल्टी बिलियनियर कंपनी हो, कोई किसान या फिर आम आदमी नहीं जिसे कानून नहीं पता होता। कोर्ट ने कहा कि हम ये जानते हुए भी कि अहकाम ना मानने पर 7 साल की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। ट्विटर ने सरकार के अहकाम पर अमल नहीं किया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा से अगले 25 सालों में यूनिवर्सिटी को दुनिया में सर-ए-फ़हरिस्त बनाने के लिए दिन रात काम करने की अपील करते हुए कहा कि हर किसी को सख्त मेहनत करनी चाहिए। इस अहद को पूरा करने के लिए शिराकत दारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान कामयाबी की नई कहानी तहरीर करने की सलाहियत रखते हैं और वो अपनी यूनिवर्सिटियों को बेहतरीन बनाकर अगले 25 सालों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना ताउन दे सकते हैं। मोदी ने जुमे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करके यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले मोदी ने तुलबा के साथ खुलकर बातचीत करते हुए यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी के हर पहलू का तस्करा किया और कहा कि नौजवानों को कॉलेज की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हुए अपनी और मुल्क की बेहतरी की सिमत में काम करना चाहिए। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस हाईकमान को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादी ने मुल्क पर इमरजेंसी लगाई थी, वो इंग्लैंड जाकर हिंदुस्तान में जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं। नड्डा ने यह बात मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर एक जलसे आम से खिताब के दौरान कही। इस दौरान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर रामेश्वर तेली, पार्टी के रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के दीगर सीनियर क़यादीन मौजूद थे। इससे पहले नड्डा का रोड शो भी मुनक्किद किया गया। बीजेपी सदर ने कहा कि गांधी की दादी ने मुल्क में इमरजेंसी लगाई, जिसमें बीजेपी के नजरिए के 75,000 लोग जेल गए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद कम पढ़े लिखे हैं। जिनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी वो वही हैं जो इंग्लैंड जाकर हिंदुस्तान में जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की। ये हमको समझना चाहिए। और आज जब मैं ये कहता हूं
पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो शिवराज जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर हो, ये दोनों सरकारें प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यानी परिस्थितियों पर तुरंत लोगों को राहत पहुंचाने वाली सरकार है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ये जिम्मेवार सरकार है जो अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेती है और जिम्मेवारी लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है। असेंबली इंतखाबी मुहिम को रफ्तार देने के लिए जुमे के रोज उदयपुर आए वजीर दाखिला अमित शाह के एक बयान को लेकर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर की एक मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा था कि गहलोत सरकार तो कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी, उन्हें एनआईए ने पकड़ा है। इस बयान पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए अमित शाह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। ये वाकया 28 जून का था, जबकि एनआईए को इस मामले की जांच 2 जुलाई को सौंपी गई। गहलोत ने ट्वीट कर एनआईए को जांच सौंपने का ऑर्डर भी पब्लिक डोमेन में शेयर किया। इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या दिया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं भाइयों बहनों बताओ, कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गए तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिसे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में पीएफआई की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है, और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी टमाटर की बढ़ती कीमतों के दरमियान मरकजी हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन के निशाने पर है। महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को घेरने की तैयारियां कर ली हैं। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई के असरात का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में हुकूमत को निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि पिछले 9 सालों से अवाम सिर्फ महंगाई की आग में जल रही है।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत के वुज़रा रोजाना महंगाई के बहाने बनाते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। नतीजा ये है कि गुज़िश्ता 9 साल से अवाम की प्लेट सिर्फ महंगाई की आग में जल रही है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है और बीजेपी की लूटमार अवाम की कमाई पर हावी है। मोदी जी के वुज़रा महंगाई के हवाले से रोजाना नित नए बहाने बनाते हैं और अवाम की खाली पेट में झूठ और प्रोपेगेंडा परोसते हैं। कांग्रेस ने जुमे को कहा कि अडानी घपला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सनतकार गौतम अडानी की गुर्बत की वजह से हुआ और इसमें कोई भी तहकीकात कारआमद नहीं होंगी, इसलिए सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी तहकीकात को सामने लाया जा सकता है। आज जारी करदा एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी पहले ही मानती है कि सुप्रीम कोर्ट की माहिर कमेटी और सेबी की जांच का दायरा महदूद है और सिर्फ जेपीसी ही वज़ीर आज़म मोदी के साथ करीबी रवाबित की तहकीकात कर सकती है। उन्होंने कहा कि तहकीकात से ये भी पता चल सकता है कि किस तरह मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए क़वानीन, क़वायद व ज़वाबित को तब्दील करके अंदरून और बैरून मुल्क अडानी ग्रुप के कारोबार को ज़ाती तौर पर सहूलत फराहम की। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा घपला है और उसके तमाम पहलुओं को जेपीसी तहकीकात के जरिए ही सामने लाया जा सकता है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मरकजी हुकूमत ने 19 मई को ओहदेदारों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऑर्डिनेंस में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार दिल्ली हुकूमत को मिला था। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक दिल्ली में ओहदेदारों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। इसमें वजीर आला का कोई इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से एक दिन पहले जुमेरात के रोज आम आदमी पार्टी ने इस ऑर्डिनेंस की कॉपियां जलाकर एक मुहिम भी शुरू की थी। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में दोबारा 70 में से 67 सीटें देके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया। 2020 में तीसरी बार 70 में से 62 सीटें देके दिल्ली वालों ने अरविंद जी को अपना मुख्यमंत्री चुना। कहा जा सकता है देश के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों के अंदर कोई भी पोल हो, कोई भी न्यूज चैनल कराता हो, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का नाम उसमें शुमार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व के साथ तीनों चुनाव के अंदर पूरा जोर लगाया, मगर दिल्ली के अंदर उनकी करारी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, मुझे लगता है पूरे देश में शायद एक ऐसी जगह दिल्ली है जहां पे डॉक्टर का उपचार मुफ्त, दवाई मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त और हर तरीके की सुविधाएं दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। इससे भी केंद्र सरकार को बहुत कष्ट है कि अब किसी राज्य में केंद्र सरकार और इनके मंत्री जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार चाहिए। अब किसी तरीके से केंद्र सरकार अपने जब सारे हथकंडे इनके चुनाव में फेल हो गए तो ये चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली के ऊपर एक गैर कानूनी कब्जा किया जाए एलजी साहब के माध्यम से।
उस गैर कानूनी कब्जे का तरीका है ये काला अध्यादेश। देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया है। ये ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, संवैधानिक पीठ का फैसला है कि 8.5 साल से जो आम आदमी पार्टी कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, वो सही कहते थे। केंद्र सरकार झूठ कहती थी, भारतीय जनता पार्टी झूठ कह रही थी दिल्ली वालों को। ये अधिकार हमेशा से संविधान में अरविंद केजरीवाल को मिले थे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनके मुख्यमंत्री को मिले थे। केंद्र ने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। ये बात हमने नहीं कही, ये बात देश की संवैधानिक पीठ ने कही। और तमिलनाडु के काबीना के वजीर सेंथिल बालाजी को बरतरफ करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। वजारत दाखिला के मशवरे के बाद गवर्नर ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। जरा के मुताबिक जब तक सेंथिल केस में अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय नहीं ली जाती तब तक काबीना से कोई बरतरफी नहीं होगी। गवर्नर हाउस के जराये के मुताबिक सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु हुकूमत से बरतरफ करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने के बाद किया जाएगा। जब तक एजी की तरफ से कानूनी राय नहीं आती सेंथिल को काबीना से बरतरफ नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वजीर दाखिला की मुदाखलत के बाद गवर्नर ने अपना फैसला बदल लिया। इस मामले में वजीर दाखिला की जानिब से गवर्नर को मशवरा दिया गया कि गवर्नर सेंथिल की बरतरफी के हवाले से पहले अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लें, उसके बाद ही फैसला किया जाए कि उन्हें बरतरफ किया जाए या नहीं। गवर्नर RN रवि ने भी सेंथिल के बारे में अपने बदले हुए फैसले के बारे में वजीर आला स्टालिन को एक खत भेजा। गवर्नर ने वजीर आला को बताया कि सेंथिल बालाजी को बरतरफ करने का फैसला रोक दिया गया है। इस मामले में अब AG से कानूनी राय तलब की गई है। तमिलनाडु राजभवन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ बदनवानी के कई संगीन इल्जाम हैं। इन हालात में गवर्नर RN रवि ने उन्हें फौरी असर से काबीना से बरतरफ कर दिया। सेंथिल बालाजी को बदनवानी के कई इल्जाम का सामना है, जिनमें नौकरी के बदले पैसे लेना और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे की दोपहर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान रूस के खिलाफ हालिया बगावत की कोशिशें और यूक्रेन जंग पर लंबी बातचीत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद रूस का वजारत खारजा इस बात की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने मोदी को जंग के बारे में ताज़ा हालात की जानकारी दी। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ शिकायती लहजा अपनाया और कहा कि यूक्रेन सरकार मामले का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए संगीन नहीं है। फ्रांस में तीसरे दिन तशद्दुद जारी रहा। सैकड़ों लोग 17 साल के लड़के की मौत को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन गाड़ियों, दुकानों, स्कूलों, पब्लिक लाइब्रेरी में आग लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर भी पटाखे फेंके। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 40,000 पुलिस एहलकारों को सड़क पर तैनात किया है। अब तक 875 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज़्यादातर मुजाहिरीन टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है। दरअसल फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस के सबर्बन एरिया नेंते में 27 जून को 17 साल के लड़के नाहिल को ट्रैफिक सिग्नल पर ना रुकने के बाद पुलिस ने गोली मार दी थी। इसके बाद से फ्रांस में तशद्दुद जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में मुजाहिरीन ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया, 2000 गाड़ियां जला दी, 3880 दीगर जगहों पर आगजनी के वाकयात पेश आए। पाकिस्तान के टैलेंटेड स्नूकर खिलाड़ी माजिद अली ने खुदकुशी कर ली। माजिद 28 बरस के थे। वो एशियन अंडर 21 टूर्नामेंट के सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि माजिद लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार थे और आखिरकार ये उनकी खुदकुशी की वजह बनी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।